तो सर जैसे जो पानी आरओ की समस्या है, इसको अगर इंसान आरओ से हट के कुछ दूसरा विकल्प इस्तेमाल करना चाहे तो क्या कर सकता है, उसके बारे में कुछ आप बताएं ताकि लोग उसको अपने ज़िंदगी में फॉलो करके उस पर लोग अमल करके अपने आप को बचा सकें और नेचुरल पानी का इस्तेमाल कर सकें। जो भारत की पूरे विश्व को सबसे बड़ी वैज्ञानिक और टेक्निकल देन है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वह है कुंभ, मटका। और जो घड़े का पानी है वह नेचुरली मिनरलाइज होता है, जब आप उसमें डालेंगे तो उसको मिनरलाइज कर सकते हैं। लेकिन आपके केमिकल आ चुके हैं इसमें जी। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आरओ का पानी है उससे आप केमिकल निकाल लो और फिर उसको घड़े में भर दो और उसमें कुछ जड़ी बूटियां डाल के, जैसे खस है या गिलोय है या अन्य जो अमृता है, अमलतास के बीज हैं, इनको डाल के जो औषधीय युक्त पानी है वह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। मतलब इस तरह से हम लोग पानी, नेचुरल पानी का बना सकते हैं जो हमारा मतलब फ़ायदा करे। केमिकल वाला पानी है वो आप घड़े में डालोगे तो केमिकल तो रहेंगे, इसीलिए आप आरओ डाल दीजिए और आरओ से फिर जो पानी निकले वो पुनः घड़े में डालिए और उसको रात भर दिन भर जो भी प्रोसेस होने दीजिए, उसमें मिनरलाइज हो जाए, उसमें कुछ जड़ी बूटियाँ डाल दीजिए और फिर वो पी लीजिए जी। दूसरा सर ये हमारा सवाल है कि अभी जैसे अभी हाल फिलहाल हमारे प्रदेश में इतना बड़ा महाकुंभ का उत्सव है, इसने विश्व रिकॉर्ड बनाए, कई रिकॉर्ड बनाए। इससे जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया ना कि जब इकोनॉमी बढ़ती है, इकोनॉमी बढ़ाई जाती है तो उसमें पर्यावरण का क्षय होता है, उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट पर्यावरण पर पड़ता है। तो जो हमारे यहाँ महाकुंभ हुआ प्रयागराज में, जिसमें देश विदेश से लोग आए, इसके बारे में बताइए, इससे क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए और किन किन चीज़ों पर आगे लोगों को ध्यान देना चाहिए। महाकुंभ पूरे विश्व का सबसे बड़ा उत्सव रहा, ना इतिहास में कभी इतना बड़ा उत्सव एक जगह मनाया गया और इसने विश्व के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लोगों को एक दिन में एक साथ स्नान के और टोटल क्यूमुलेटिव इतने दिनों में टोटल कितने लोगों ने स्नान किया, कितनी आस्था, लोग विदेशों से आए, पूरे भारत से लोग एक जगह आए और यह भारत के लिए शुभ है। साथ में जब आए करीब 65 करोड़ 70 करोड़ का जो आंकड़ा आ रहा है, इतने लोग आए तो इस देश की इकोनॉमी बढ़ी, करीब 3.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी सिर्फ एक महापर्व महाकुंभ से हुई। मैं योगी जी को बधाई देता हूं इस विजन के लिए, राष्ट्र को सांस्कृतिक रूप से एकत्र करने के लिए। परंतु जैसे प्रकृति का नियम है कि हर एक उत्कर्ष के बाद पतन, क्यों? क्योंकि उसका जो अपोजिट है वो साथ में चलता है। तो इस इकोनॉमी से निश्चित ही बड़ा धक्का पर्यावरण को लगा है। इतने लोग जितना पेट्रोल फूंक के आए, गाड़ी फूंक के आए, ट्रेनों से आए, बसों, जितनी ऊर्जा खर्च हुई है उससे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशंस हुआ है, प्रदूषण का एमिशन हुआ है, उसको कौन ऑफसेट करेगा? 3.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी में प्रदूषण को कंपनसेट करने के लिए कितने वृक्ष लगाएंगे हम? कम से कम 3.5 करोड़, 1 लाख करोड़ पेड़ तो लगे जी, ताकि उससे उत्सर्जन होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और प्रदूषण को हम कंपनसेट कर सकें। महाकुंभ की सफलता सिर्फ लोगों के आने तक नहीं है, लोगों के मानस में इस राष्ट्र के प्रति समर्पण और पर्यावरण के प्रति संवेदना का भी प्रश्न खड़ा करती है। और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि कम से कम 1 लाख करोड़ पेड़ इस वर्ष भारतवर्ष में लगाए जाएं, उनकी रक्षा की जाए और उनको जीवन पर्यंत खड़ा किया जाए। यह कहते हुए मैं अपने व्यक्तिगत रूप से अपनी संस्था की तरफ से जिम्मेदारी लेता हूं कि इस पर्व से होने वाले दुष्प्रभाव, पर्यावरण पर होने वाले दुष्प्रभाव पर 10 लाख वृक्ष लगाने के लिए हम अपना कमिटमेंट देते हैं, हम अपना संकल्प लेते हैं। और अगर मेरी आवाज़ योगी जी तक पहुंच रही है तो मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि आपको कोटि कोटि बधाई कि आपने राष्ट्र के उत्कर्ष में इतना बड़ा कदम बढ़ाया और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। साथ में
अगर पर्यावरण के लिए आप 1 लाख करोड़ वृक्ष लगा सकते हैं तो यह आपके गौरव को और ऊपर ले जाएगा। धन्यवाद। तो सर जैसे कुंभ अब हो गया, कुंभ जैसे हर साल होता है, तो जैसे कुंभ के लिए ये सब तैयारियां सरकार करती हैं, ये चीज़ अगर सरकार पहले से ही सेट रखे, जैसे वो तमाम उस एरिए में जहाँ पे लोग आते जाते हैं, उन सब बहुत सी खाली जगह पर हम भी गए थे, काफ़ी घूमे टहले वहाँ देखे, तो ये पेड़ लगाने का काम तो सरकार पहले से करे। और पेड़ तो सरकारी योजना में सर बहुत पेड़ लगते हैं, अगर आप डाटा उठा के देखें पिछले साल, मगर वो पेड़ सर लग जाते हैं, बस उनको पलट के देखने वाला कोई नहीं रहता, फिर बाद में पेड़ों का संरक्षण होता ही नहीं है। ऐसा वृक्षारोपण अभियान चलाने लगाने से क्या फ़ायदा, उन पेड़ों को जिलाने का, बचाने का, सर्वाइवल का भी कोई तरीका आप बताइए। वह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। जैसे हमारी संस्था 10 लाख पेड़ लगाएगी और उनको जीवंत खड़ा करेगी और उससे 2.5 लाख लोगों का जीवन भर का जो प्रदूषण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी उनके जीवन जीने से, जीवन शैली जीने से, आधुनिक जीवन जीने, शहर का जो अमीर आदमी है उसके जीवन शैली की बात कर रहे हैं, तो 2.5 लाख लोगों को जीवन पर्यंत कंपनसेट करेगा उनके द्वारा जो 10 लाख पौधे। तो इसी रेशियो में पूरे भारत में, इसी रेशियो में पूरे महाकुंभ से उतने दिन के होने वाले उत्सर्जन को लेकर के अगर हम बात करें तो निश्चित ही पेड़ लगाए जाने चाहिए और व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर लगाने चाहिए। सरकार अपनी नर्सरियों में अपने मशीनरी को लगाती है, उसकी ड्यूटी ख़त्म हुई, वो घर गया, पेड़ सूख गया। लेकिन जो हमने एक प्रपोज़ल दिया है, अगर सरकार उस पर अमल कर ले तो ये पेड़ हम व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी लेते हैं कि हम पूरे भारत में एक संवेदनशील, एक सेंसिटाइजेशन यात्रा के माध्यम से और वहाँ पर केंद्र स्थापित करके ऐसे 1 लाख करोड़ पेड़ लगा देंगे और उनको जीवित रखेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से उसमें सपोर्ट चाहिए, सरकार की तरफ से सहयोग चाहिए भूमि के लिए, क्योंकि भूमि चाहिए होगी, भूमि चाहिए, पेड़ चाहिए, टीम हम खड़ी करेंगे। तो सर जैसे आपने इतनी हाईली एजुकेशन के बाद ये जीवन छोड़ के आप प्रकृति के लिए, समाज के लिए इतना काम कर, आप न्यू जनरेशन जो आज की हमारी पीढ़ी है उनके लिए हमारे चैनल के माध्यम से क्या खास संदेश देना चाहेंगे, उनको क्या कहना है कि वो लोग भी अपनी जिम्मेदारी को समझे, 24 घंटे में 1 घंटा भी पर्यावरण के लिए हर इंसान निकालने लगे तो आने वाली पीढ़ियों का बड़ा कल्याण होगा, उसके बारे में आप कुछ राय दें। वास्तव में किसी का जीवन तभी सफल हो सकता है जब वह भारत के 4 पुरुषार्थों को समझे। 4 पुरुषार्थ हैं काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। तो आपको अपनी इच्छाओं को समझना है, आपको अपने धर्म को समझना है, अपनी आर्थिक व्यवस्था को समझना है और अंत में अपने कल्याण की बात मोक्ष से करनी है। मोक्ष वह अवस्था है जीवन की जहाँ पर आप सांसारिक उलझनों से मुक्त होते हैं, लेकिन वो मार्ग कठिन है, कैसे आएगा? उसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक युवा अगर 1 घंटे दिन में निकालता है आध्यात्मिक जीवन के लिए, ध्यान के लिए, उस ध्यान के माध्यम से उसके जीवन में सांसारिक सफलताओं का अंबार तो लगेगा ही, उसका आंतरिक विकास होगा और वह होने वाले दुख, जो कलह है, जो अशांति है, जो डिप्रेशन है, जो हम लगातार देख रहे हैं, अभी आपने चर्चा की थी कि इतने लोग, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तमाम दुर्घटनाएं हो रही हैं, उस पर नियंत्रण लगेगा। क्योंकि बिना आध्यात्मिक जीवन के मनुष्य पशु है और पशु जब स्वच्छंद हो जाता है, जैसे अभी इस सभ्यता और औद्योगिकीकरण के कारण स्वच्छंद हो रहा है कि अगर मेरे पास जितना पैसा है मैं जैसे चाहूँ खर्च कर लूँ, तो वो स्वच्छंदता है वह आपको नष्ट कर देगी। इसके लिए नियंत्रित और नियमित आध्यात्मिक जीवन शैली में आएँ, ध्यान और प्रकल्प के माध्यम से सनातन का बहुत विधाएं हैं सनातन में, उससे जुड़ें और कार्य करें। सर चलते चलते आखिरी सवाल अंत में हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि आप, ये सवाल नहीं एक राय है, आज की युवा पीढ़ी सर रियल लाइफ को छोड़कर रील लाइफ, मोबाइल और दूसरी चीज़ नशे का शिकार हो रही है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इस पे भी क्या, कैसे किया जाए, इस पे भी कंट्रोल करने का कोई तरीका, युवाओं के लिए कोई ऐसा संदेश जो इस चीज़ से दूर हो और अपने आप को संभाले इन सब चीज़ों में जाने से? वास्तव में भारत का सांस्कृतिक क्षय हुआ है, ऐसा जो युवा आज है पहले नहीं था
उसका कारण है कि रियल लाइफ से रील लाइफ का पिछले 10 वर्षों में, पिछले 15 वर्षों में बहुत तेज़ी से बढ़ा है ये। तो उसका है कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, अभी शिक्षा व्यवस्था बहुत ही कमर्शियल हो गई है। टीचर या गुरु या आचार्य का सिर्फ इतना ही काम रह गया है कि कक्षा में आके पढ़ा दे, काम खत्म। बच्चों का चरित्र निर्माण खत्म हो गया है। भारत में मूलतः जो शिक्षा का माध्यम था वह थे गुरुकुल, और बच्चे गुरुकुल में रह के, गुरु के सानिध्य रह के अपना चरित्र निर्माण करते थे। बच्चों का आंतरिक विकास होता था, बच्चों में करुणा, साहस, धैर्य, ईमानदारी, निष्ठा, इनका विकास होता था। और काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर्य और अहंकार, ये जो 6 शत्रु हैं जो आपको पतन की ओर ले जाते हैं, इनका दमन होता था। ध्यान, दिनचर्या या तमाम जो विधाएं थीं, तो गुरुकुलों की स्थापना ही इसका समाधान है। और उत्तर प्रदेश में जो सरकार है और जो योगी जी हैं, उनका ये मुद्दा है। गाय और गुरुकुल और गंगा, अगर इन तीनों को संभाल लिया तो समाज का उत्कर्ष होगा, क्लाइमेट चेंज पे अपने आप हो जाएगा। हम एक गुरुकुल चलाते हैं जिसका नाम है भारत उदय गुरुकुल, और वहाँ पर हम बहुत दावे के साथ कहते हैं कि आने वाले वर्षों में वहाँ से चंद्रगुप्त निकलेंगे जो राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। और यही हमारा उद्देश्य भी है कि हम इस देश के लिए चंद्रगुप्त पैदा करें गुरुकुलों के माध्यम से, जिनके अंदर करुणा हो, जिनके अंदर साहस हो, ईमानदारी और निष्ठा हो, ताकि देश को अपना जीवन समर्पित कर सकें, जैसे भगत सिंह ने किया, आज़ाद ने किया, गांधी ने किया, टैगोर ने किया, ऐसे महापुरुषों का दधीच ने किया। तो ऐसे महापुरुषों से जो हम प्रेरणा लें तो इस राष्ट्र का कल्याण होगा। युवा पीढ़ी को गुरुकुलों के माध्यम से ही नई राह मिल सकती है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रविकांत पाठक जी। बहुत ही बड़े और बहुत ही अच्छे विचार इन्होंने रखे, जो आने वाली पीढ़ियां अगर इनके विचारों पे चले, इनकी बातों को समझे, तो अपने क्लाइमेट को भी बचाएंगे, पर्यावरण को भी बचाएंगे और अपने जीवन को भी, जीवन के स्तर को भी उठाने में उनको काफ़ी मदद मिलेगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।